ए बी सी और डी। चैप्टर नंबर 6 का सी नंबर पोर्शन आज हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 पे हमने पढ़ा था कि साहब हाजिर होने को विवश करने के लिए कोर्ट क्या क्या प्रोसेस इशू कर सकता है। तो पहला प्रोसेस पढ़ा हमने जो कहाँ से शुरू हो रहा है 61 से 69 वारंट कहाँ से शुरू हो रहा है 70 to 81। वारंट कितने तरह के दीपक कौन कौन से बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है। यदि जुरिडिक्शन के बाहर किसी वारंट को समन नहीं सर्विस करवानी है तो जीतू क्या ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट साहब के पास में वारंट की तो सर पुलिस उस अधिकारिता वाले पुलिस अधीक्षक कमिश्नर ऑफ पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट को भी या बाई पोस्ट मिल सकता है और या फिर किसी पुलिस अधिकारी को भी कर सकता है और फिर पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तार करके वहां कितने किलोमीटर के अंदर अंदर तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है बावजूद इसके कि उसका जुरिडिक्शन अलग है 30 किलोमीटर। हाँ जीतू कहते नहीं ऋतिक तो क्या बताएगा यार बताओ ऋतिक यदि क्षेत्र अधिकार के बाहर किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया है और वारंट है ना नॉन अवेलेबल वारंट है और वो फिर भी चाहता है कि साहब मेरे को जमानत मिलनी चाहिए तो ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके किसके सामने पेश करेंगे जो कि कल का लास्ट बात पड़ी थी हमने सेक्शन ऑफ 81 सेशन के सामने सेशन जो उस एरिया के सेशन संचालक होंगे उनके सामने पेश करके। ठीक है। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन और एक और तहसीलदार दे सकते हैं या तो सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन उसके जहां पर उसको गिरफ्तार किया गया क्षेत्र अधिकार के बाहर। हाँ दो बातें हो गई या तो समन से आ जाएगा आदमी कोई आना है तो और समन से ही नहीं आ रहा है तो वारंट अवेलेबल उपस्थित होने के लिए बॉन्ड कर देगा सिक्योर श्योरिटी दे देगा और नॉन अवेलेबल उसको उठा कर ले आएंगे पकड़ के लेंगे और इसके बावजूद भी कोई नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पास में क्या ऑप्शन है कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है उस आदमी की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और उस आदमी को जिसको ऐसी प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। और जैसे किसी आदमी को प्रोक्लेम ऑफेंडर मतलब उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब क्या है कौन से सेक्शन में प्राइवेट आदमी अरेस्ट करता है डेफिनेशन में है वो सेक्शन कौन सा जिसमें लिख रखा है ये प्राइवेट आदमी किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं नगमा प्राइवेट आदमी के द्वारा गिरफ्तारी महेश 43 सेक्शन नंबर 52 सॉरी 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना ये विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया या अपने को छिपा रहा है कौन कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ क्या इशू किया है वारंट फरार हो गया या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो ऐसा न्यायालय उससे ये अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात की होगी हाजिर हो। क्या प्रोक्लेमेशन दे दी उसने कि ऐसा आदमी ऐसी उद्घोषणा जारी होने के बाद 30 दिन के भीतर कहाँ पेश हो जाए कोर्ट के समक्ष और यदि नहीं होता है तो फिर उसको प्रोक्लेम उद्घोषणा होती क्या है प्रोक्लेमेशन कि साहब आज के बाद में इस व्यक्ति को फरारी आदमी डिक्लेयर किया जाता है। कौन है फरार को क्या कहेंगे अबेंडेड तो अभित्यक्त तो अपन फरार को क्या कहेंगे एस्कॉर्टेड एब्सकॉन्डेड है ना ऐसा ही कोई शब्द है कहाँ लिखा हुआ है आपके ये सर एब्सकॉन्डिंग। हाँ उद्घोषणा का मतलब क्या है किसी भी आदमी को फरारी डिक्लेयर कर देना कि साहब ये आदमी फरार है। जैसे ये बहुरी देवी के केस में आपको पता है तो वो 2 जने आदमी भागे थे ना कोर्ट से बंदूक छीन के एक तो बताया था वो हाँ जो मैटर था वो मैं वहीं पर ही मौजूद था। कौन कौन भागे थे किसमें
गौरी वाले मैटर में हमें वहाँ नहीं था। जब गौरी वाले मैटर में ऐसे आदमी की पेशी थी, उसके बाद क्या होता? तो जब ऐसी पेशी के लिए लेकर आए थे ना, क्या नाम था उस मोटे तक के आदमी का, नाम भूल गए, लालू प्रसाद यादव। लगा था इसको पेशी के लिए लेकर आए थे, बेटे ने गजब मार के भगा उसको, और दोनों जने वही वो आई थी जिप्सी, नहीं जिप्सी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, स्कॉर्पियो। पीसीआर जो पीछे से खुली आती है ना, जिसमें कैंपर। सामान रखते हैं, कैंपर में बैठ कर भाग तो गए। और इसके साथ में एक एविडेंस भी थी, जिस नहीं जो इनके में मतलब साक्षात सबूत के साथ में था, जो उमर खान विष्णु की भाभी थी, क्या नाम था उसका, रेणुका, आप क्या नाम बता रहे थे? इंदिरा बिश्नोई। इंदिरा विश्नोई, वो इंदिरा विश्नोई थी। इंदिरा विश्नोई को पहले सम्मन भेजा, नहीं आई, फिर वारंट भेजा, नहीं आई, फिर उस इंदिरा विश्नोई को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया, और ऐसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किए जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सीज की, तब जाके इंदिरा विश्नोई आई है, मौजूद हुई, सरेंडर किया है। अच्छा, फिर बाद में ऐसी प्रॉपर्टी जिसको सीज कर लिया गया है और समय टाइम पीरियड के अंदर वो आ जाती है, तो फिर वो क्या कहेगी कि सर मैं तो आ गई, अब मेरी प्रॉपर्टी जो सीज की है उसे रिलीज करो वापस। तो इसके रिलीज किए जाने के भी प्रोविजन है, और उसकी उपस्थित होने जाने के भी प्रोविजन है। 30 दिन के अंदर की उसकी फरारी डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब 30 दिन के अंदर आप मौजूद हो जाओ। तो प्रश्न ये 82 का कि कितने दिन के बाद की उद्घोषणा जारी किए जाने की बात कहेगा मजिस्ट्रेट? 30 days। 30 दिन का, ऐसा 30 दिन के बाद वो फरार डिक्लेयर कर दिया जाता है। कौन से कोर्ट में होती सर ये? कोई भी कोर्ट, नहीं इनके क्या चीज, ये लेके आए थे ना मीटिंग में विष्णु वगैरह, इनको कौन सा कोर्ट में लाए थे? जोधपुर में। अच्छा ये मान लो, हाँ जोधपुर की बात करो, ये तो हत्या का मामला था, और कहाँ का मामला था? बोरुंदा का। बोरुंदा क्या है? जोधपुर शहर है या जोधपुर ग्रामीण है? जोधपुर ग्रामीण है, तो जोधपुर ग्रामीण का सेशन कोड अलग है, तो जोधपुर ग्रामीण के कोर्ट ऑफ सेशन में इनकी हाजिरी हुआ करती थी, वहां लेकर आए। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी, कैसे कैसे कर सकते हैं कि वह नगर ग्राम मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहज दृश्य स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। वो ढोंडी पिटवाते ना, आपको पता है, सुनो सुनो सुनो, राजा महाराजा के टाइम पर पता है। अब ऐसा नहीं करते, चलो ठीक है, सहज दृश्य स्थान पर उसको लगा दिया, अखबारों पर छुपवा दिया। उस ग्रह या मान स्थान पर जिसमें वो मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसे ग्राम किसी भी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी। उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग में लगाई जाएगी। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान के परिचालक किसी भी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर से निवास करता है। तो कैसे प्रकाशित की जा सकती है साहब? दो अलग अलग तरीके, एक तो जगह पर चिपका दे, मकान पे चिपका दे, कोर्ट पे चिपका दे, और दूसरा तरीका है अखबार में देते। जैसे अपन अखबार पढ़ेंगे तो फिर अपन लोगों को क्या पता चल गया, उस आदमी को उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर दिया गया। उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय का लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 में 2 विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चय साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं की अनुपालना कर दी गई और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई। नॉर्मल सी बात है कि साहब ऐसा काम कर दिया तो ये एविडेंस होगा उसका कि साहब ऐसी बात हो गई। जहां उपधारा 1 के दिन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं से संबंध में है, अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझते हैं उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। तो किसी भी आदमी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए जरूरी है कि इन्हीं सेक्शन के तहत उसने कोई अपराध किया। जैसे 302 मर्डर का केस हो गया, 304 कल्पेबल होमिसाइड, 364 अबडक्शन वगैरह हो गया, और ऐसा ऐसा। उपबंध न्यायालय के द्वारा उपबंध 4 के दिन की गई घोषणा को उसी प्रकार से लागू होंगे जैसे के दिन प्रकाशित घोषणा को लागू होते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 82 में क्या देखा हमने कि किसी भी व्यक्ति को जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है और वो ऐसे वारंट का निष्पादन होने से बचने के लिए फरार हो गया है या बसता रह रहा है, कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किए जाने की 30 दिन की घोषणा कर सकती है। ऐसे 30 दिन के बाद उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 83, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। हाँ क्या है दीपक? सर ये सब सेक्शन 4 में सर उसकी उसमें पहले ही हो रखी है, क्या है इसका समझ में नहीं आता। उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकते हैं ऐसा समय पीरियड निकलने के बाद में। भाई जिस वक्त उसको उद्घोषणा की है ना, तो आज से वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं हो गया,
क्या कहेंगे कि आज के 30 दिन के अंदर अंदर वो न्यायालय में प्रकट हो जाए, अन्यथा उसे तो फिर जैसे वो 30 दिन का टाइम पीरियड गया फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बन जाएगा। सेक्शन नंबर 83, Attention to prosecute person who could समन भेज दिया नहीं आया, वारंट भेज दिया नहीं आया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया फिर भी नहीं आया, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? प्रॉपर्टी की कुर्की। धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर अथवा दोनों प्रकार की संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। तो एक जनरल क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किए जाने के बाद की बात है या पहले की बात है? बात की तो पहले तो क्या किया जाएगा? प्रोक्लेमेशन, फिर भी नहीं आता है तो अटैचमेंट, पर कुछ इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं कि ऐसी प्रोविजन में हम उद्घोषणा और उसका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट दोनों एक साथ कर सकते हैं। यदि उद्घोषणा जारी करने वक्त के समय न्यायालय का शपथ पत्र के द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भी भाग का व्ययन करने वाला है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही कुर्की का आदेश भी दे सकता है। तो एक अच्छा सवाल ये कि कोई भी न्यायालय कब उद्घोषणा के साथ साथ संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे सकता है? तो आंसर आएगा संपत्ति को व्यय करने वाला है। तो मतलब ये जो दो कारण है, इन दो कारणों का डिटर्मिनेशन कोर्ट का किसके आधार पर हुआ है? शपथ पत्र। और या अन्यथा इस अन्यथा का क्या है? कोई भी एविडेंस लाके दे, कोई दूसरा एविडेंस आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, मुखबिर की सूचना आ गई, किसी भी तरह से। नंबर 2, ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वह दिया गया है उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जबकि वह उस जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है प्रष्ठांकित कर दिया गया। देखो मेरी मजिस्ट्रेट साहब पाली के हैं और उसकी प्रॉपर्टी पाली में पड़ी है, तो फिर वो इमीडिएट एंड आफ्टर उसकी अटैचमेंट हो जाएगा। और मान लो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कहाँ है? कोटा में या मेड़ता में, अजमेर में ले लो, और ऐसे आदमी को उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करनी मजिस्ट्रेट साहब को, तो प्रॉपर्टी कुर्क करने के बाद किसका एंडोर्समेंट की जरूरत रहेगी? वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, मतलब अजमेर या कोटा की प्रॉपर्टी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एंडोर्समेंट जरूरी है। खत्म सेक्शन नंबर 83। क्या दो बातें पढ़ी 83 में? उद्घोषणा के बाद प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, उद्घोषणा के साथ प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, किन किन आधारों पर? इन आधारों पर, या तो वो संपत्ति को व्यय करने वाला है या संपत्ति को उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर निकालने वाला है। यदि संपत्ति उसके जुरिडिक्शन के बाहर पड़ी है तो फिर किसका एंडोर्समेंट जरूरी है? उस प्रॉपर्टी के स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के। फिर दूसरा भी अपन ने क्या पढ़ा कि यदि इस तरह की किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और उसके बारे में क्या करना है, हमें क्लेम करना है कि साहब जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो अटैच की गई प्रॉपर्टी उस ऑफेंडर व्यक्ति की अकेले की नहीं है, वो मेरी भी है सर, आपने मेरी प्रॉपर्टी को भी उस पर वो कर लिया है। तब फिर क्या होगा कि साहब हमें ऑब्जेक्शन करना रहेगा। धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी भी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिजनक संपत्ति में से कोई हित है और 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता है, उस दावे के आपत्ति की जांच की जाएगी और पूर्णतया भागतः मंजूर किया जाएगा। क्या हुआ है? ऐसा व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है जो कि प्रोक्लेम ऑफेंडर नहीं है, परंतु अच्छा कितने समय के अंदर? 6 महीने। ऐसी अटैचमेंट किए जाने के 6 महीने के अंदर। प्रोवाइजो कोई खास बात नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। सब सेक्शन नंबर 2, उपधारा 1 के दिन दावा या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में है जो धारा 83 के सबसेक्शन नंबर 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। कहाँ करेंगे ऑब्जेक्शन? अगर बाहर की अधिकारिता में करिए तो सीजीएम के कोर्ट में, और उसी में तो सेम कोर्ट। सेम कोर्ट। वापस समझना, प्रॉपर्टी कुर्क करने के दो अलग अलग बातें हैं। एक तो
उस क्षेत्राधिकार की प्रॉपर्टी कुर्क है जहां पर उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार, एक उस प्रॉपर्टी को जहां पर उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। जहां क्षेत्राधिकार नहीं है, चल जहां क्षेत्राधिकार है वहां पर यदि हमें ऑब्जेक्शन करना है तो कौन सी कोर्ट में करेंगे, जिस न्यायालय के द्वारा की गई है। और जहां क्षेत्राधिकार नहीं है वहां पर यदि हमें ऑब्जेक्शन करना है तो उस कोर्ट, उस क्षेत्राधिकार के सीजेएम को। सबसेक्शन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, दावा करना। यदि इस तरह का ऑब्जेक्शन आपका नामंजूर कर दिया गया है कि साहब नहीं मानेंगे, आपका उस पर इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉपर्टी सीज रहेगी, और फिर आपको उसके संबंध में दावा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी तो सिविल सूट करना पड़ेगा, कितने समय के अंदर करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्शन को डिनाइड किए जाने के 1 साल के भीतर। दावा कोर्ट के वहाँ भाई फिर बाद में तो सिविल कोर्ट में होगा, किसके कहाँ होगा बताओ। सिविल प्रॉपर्टी नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित दावे कहाँ होते हैं, जहाँ सिविल कोर्ट में होंगे सर। कौन सी सिविल कोर्ट में, दोनों का section नहीं, जहाँ प्रॉपर्टी जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। सेक्शन 85 और 86 को छोड़ के सब जस्ट आ जाओ फिर सेक्शन नंबर 87 पे। ये फिर प्रॉपर्टी को वापस वो अगर आ जाता है तो 85 में वही है ना सर, अगर ऑपोजिट हो जाता है तो वो क्लेम करेगा। लास्ट टाइम हाँ भाई 85 का सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर यदि वो ऐसा सब- आदमी नहीं आता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी को क्या करेगी, बिक्री। कितने समय के बाद, 6 महीने। 6 महीने। ये 6 महीने कुर्क की जाएगी, उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास के अवसान हो जाने के बाद में कर सकती है, जरूरी नहीं है कि करे के करे। मेरे हिसाब से आगे वाला सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एटी 86 में नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, यदि वैसे आदेशों की अपील करनी तो क्या करेंगे, जहां हम जनरल जैसे दंडादेशों की सामान्यतः अपील करते हैं। सेक्शन नंबर 86 संबंध के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। ऋतिक, संबंध कौन से मामले में जारी किया जाता है, सिविल मामला दोनों में किया जा सकता है सर। पर अभी तो अपन क्रिमिनल मामले पढ़ रहे, तुम सिविल में क्यों घुस रहे हो बार बार। अब मुझे बताओ संबंध कौन से मामले में जारी किया जाता दोनों में कर सकते हैं, अब क्रिमिनल में कर सकते हैं। है, क्रिमिनल में कर सकते हैं, तो क्रिमिनल में कौन से मामले में संबंध इशू करते हैं। तो एक तो उनको कोर्ट में बुलाने के लिए, और एक और एक तो वारंट का होता है। कौन से मामले में करते हैं संबंध, संबंध मामले में संबंध जारी करते हैं। संबंध मामले किसे कहते हैं, जो समझ मामले में आप समझ मामले समझ ऐसे कहता है। संबंध मामले किसे कहते हैं, जो वारंट मामले नहीं है, और वारंट मामले कौन से हैं। जो समझ मामले ऋतिक, थारी भैंस तो पानी में गिर गई बेटा, ध्यान रखो। से ये नहीं पढ़ेंगे सर, छोड़ो इनको, बस केवल हेडिंग देख लेना। देखो सीआरपीसी पढ़ना अच्छी बात है, पर है ना इतना धीरे से मत चले जाना जिसमें तुम है ना कंफ्यूज होकर अटक के बैठ ही जाओ। सवाल है ना, जहां तुम अटक के बैठने की कोशिश कर रहे हो वहां से सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। एक कंसेप्ट आपके पता होना चाहिए कि साहब यदि ऐसी स्थिति तो ये करेंगे तो ये होगा।
वो एक जनरल प्रोसीजर है, वो तो आपके दिमाग में क्लियर रखो, पर मतलब ना बे मतलब की चीज को यदि अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ठीक है ये होगा कि किसी मतलब की चीज को पढ़ लेना है। चैप्टर नंबर 7। अभी चैप्टर नंबर 6 में क्या बात की हमने? आदमी को किसी भी आदमी को कोर्ट में उपस्थित करने के लिए आदेश है। चैप्टर नंबर 7 किसके बारे में बता रहे हैं? चीजें, दस्तावेज, कोई भी बात करने के लिए, किसी भी चीज को पेश करने के लिए। तो किसी भी चीज को, किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए क्या भेजा जाएगा? या फिर क्या तलाशी भी की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं तलाशी वारंट की जा सकती है। तो फिर दस्तावेज को पेश करने के लिए समन, और दस्तावेजों को या फिर कागज को पेश करने के लिए कहीं ना तलाशी करने के लिए क्या? वारंट, जिसको हम सर्च वारंट के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है जो कर रहा है पेश करने के लिए समन, जिसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन नंबर 91 और सेक्शन नंबर 92, जिसको हमने कहा पेश करने के लिए समन। तो जाहिर सी बात है क्या भेजा जा रहा है? समन। समन भेजकर क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा किसी को कि साहब आपके कब्जे में कोई कागज है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है, नहीं मतलब कोई भी सामान है, तो कोर्ट में आकर पेश करो। सेक्शन नंबर 93 और सेक्शन नंबर 94 किसके बारे में बता रहा है? तलाशी वारंट। जिस तरह से कि समन था वो तो था किसी भी आदमी को कोर्ट में किसी भी चीज को पेश करने की बात, और तलाशी वारंट है खुद कोर्ट के द्वारा किसी भी आदमी को भेजा जाकर उस सामान को सीज किए जाकर कोर्ट में पेश किए जाने की बात। ये तो हो गया तलाशी वारंट। अब इसी तलाशी वारंट से संबंधित एक प्रोविजन और है जो सेक्शन नंबर 95 और 96 से संबंधित बातें बता रहा है। 95 और 96 भी क्या है? यदि इस तरह का कोई कागज हमको दिख जाए या फिर इस तरह का कोई जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो उन सारे के सारे कागजों को क्या किया जा सकता है? सीज किया जा सकता है, संप्रेरित किया जा सकता है। और ऐसे संप्रेरित किए जाने का हमारे पास में विकल्प क्या होगा, क्या किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान है सेक्शन नंबर 96 में। फिर 97 और 98 किसके लिए तलाशी वारंट है? ये प्रोविजन है रिलेटेड किससे? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट से संबंधित प्रोविजन है, जो कि लोअर कोर्ट को इस तरह की पावर दे रही है कि साहब किसी भी आदमी को यदि इलीगल रूप से डिटेन किया गया है तो उसकी डिटेन किए जाने के कारण को निर्धारित करके, यदि इलीगल है तो फिर उसको कॉम्पिटेंट जो भी उसके गार्जियंस हैं उसको छुड़वाने के आदेश दिए जा सकते हैं। 98 तक। फिर बाद में पार्ट नंबर सी है तलाशी संबंधित साधारण हुक्मन। एकमात्र सेक्शन है जो कि सेक्शन नंबर 100 का सब सेक्शन 3 से संबंधित है, 3 और 4 से। फिर थोड़ा आगे है तो सेक्शन नंबर 103 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो शुरू करें। पेश करने के लिए समन। बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, एक बार नलिनी पढ़ो जरा। दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। हाँ, समन क्या पेश करने के लिए दिया है ऋतिक? क्या पेश करने के लिए समन दिया है? डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए। डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट की तरफ से दस्तावेज वो अन्य चीज जो डॉक्यूमेंट होता है, चीज अन्य चीज। अन्य चीजें कौन कौन सी होती है? डॉक्यूमेंट अन्य चीज कोई भी साक्ष्य हो पेश करने के लिए। सामान, कोई भी सामान, जैसे कि कोई सीडी हो गई या फिर कोई वहां पर जब्त किया गया कोई कांच का टुकड़ा हो गया या फिर कोई भी दूसरी तरह की चीजें। ठीक है, पढ़ो जरा। जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई पारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे कौन कौन समझ रहा है भाई? न्यायालय या पुलिस थाने का पारसाधक अधिकारी तो 91 में समन किए जाने की पावर किसकी उसकी? कोर्ट और कोर्ट डिसाइडिंग ऑफिसर है। कोर्ट और पुलिस ऑफिसर, पुलिस थाने के। ऐसे अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों के लिए। इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं? महेश, अन्वेषण। पुलिस अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया। ठीक है। जांच, ये तो किसकी परिभाषा बोल रही है जिसके एक से अधिक शीर्ष होते थे? ये तो जांच है, जांच है। टू फाइंड सम एविडेंस, Conversation To find some evidence, किसी जैसे बोल दिया। की
टू कलेक्ट द सम एविडेंस। हाँ क्या है जांच? विचार से भिन्न विचारण से भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया जो न्यायालय द्वारा या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी तथ्यों की सत्यता तो विचारण से भिन्न का मतलब विचारण का अंतिम स्टेज क्या होता है? दो सिद्धि या दो मुक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि जांच का अंतिम स्टेप कॉग्निजेंस दोष सिद्धि और दोष मुक्ति नहीं होगा। तो क्या है? संज्ञान लिया जाना चाहिए, संज्ञान लिया जाना चाहिए या संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? तो संज्ञान जांच से ही पता चलेगा ना सर कि वो जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो। अच्छा एक सवाल मुझे ऐसा बताओ कि सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी की कार्रवाई चल रही है, क्या कहता है? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस किए जाने में क्या उस आदमी को दोष सिद्ध किया जाएगा या दोष मुक्त किया जाएगा, या उस आदमी के दायित्व को निर्धारित किया जाएगा? क्या किया जाएगा? दायित्व को निर्धारित। जांच विचारण से भिन्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए, तो सेक्शन नंबर 125 पे मेंटेनेंस के लिए या फिर सेक्शन नंबर 107 और 108 109 110 क्या करने के लिए? परिशांति। अच्छा उससे क्या दोष सिद्ध करेंगे? नहीं। क्या करेंगे? उसको फैक्ट्स bound के आधार पर इस तथ्य को बात को बाउंड करेंगे कि नहीं इस काम करेंगे कि उसको बाउंड करें या नहीं करें। क्या चल रही है? इंक्वायरी। समझ रहे? इंक्वायरी का मतलब है ट्रायल अदर देन ट्रायल, एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें दोष सिद्ध दोष मुक्त नहीं किया जाता है। जैसे कि 125 सीआरपीसी में लाइब्रेरी क्या कर रहा है? मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में हमने ट्रायल नहीं करवाई किसी बच्चे की, क्या करवाई? जांच करवाई है। दोष सिद्ध और दोष मुक्त नहीं किया, जांच करके अन्यथा पता चल गया कि ये आदमी को सुधारा को उसमें भेजना चाहिए घर में भेजना चाहिए। समझ? ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन, ये हो गया जांच। और एक और चीज क्या थी? ट्रायल। क्या है ट्रायल? जिसका अंतिम क्या है? दीपक ट्रायल क्या है? आरोप की विवेचना करने के बाद जो कार्रवाई की जाती है। आरोप की विवेचना किए जाने के बाद व्यक्ति को दोष किए जाने तक की प्रक्रिया जो न्यायालय के द्वारा की जा रही है। ठीक है। तो सेक्शन नंबर 91 का जो समन भेजा जा रहा है किस किस स्टेज में भेज रहे हैं? किसी भी स्टेज के इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और जांच या अन्य कार्रवाई हाँ के प्रयोजनों के लिए जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है। तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उसे पेश करे और हाजिर हो और उसे पेश करे। नॉर्मल सी बात है। यदि किसी के पास में नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा? मना भी कर सकता। और कई बार क्या होता है कि किसी के पास में यदि नहीं है तो भी वो जाके मना कर। फिर बाद में क्या होगा? तलाशी वारंट। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि साहब उसके पास में है पर वो मना कर रहा है और बाद में तलाशी वारंट से पता चल गया तो ऐसे आदमी ने क्या स्टेटमेंट दिया कोर्ट के सामने? फॉल्स एविडेंस है ना, मिथ्या तथ्य दिए जाने की फिर कार्रवाई कर सकता है। चलो आगे। यदि कोई व्यक्ति जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा की गई है उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा देता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है। मतलब उसको खुद को उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, सामान पेश कर दिया, दस्तावेज पेश कर दिया। इस धारा की कोई बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 या बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। नेक्स्ट, डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। क्या है इन दो चीजों को समझते हैं अपन? क्या कोई कोर्ट या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी का मतलब पुलिस स्टेशन का हेड ऑफिसर जो है वो सेक्शन नंबर 123 और 124 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? 123 और 124 तो पुलिस ऑफिसर को कंपाइल नहीं कर सकते क्या? क्यों उसने कहा से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल की? सेक्शन नंबर 124 और 123 कोई भी बात नहीं, 124 में वो नहीं है भाई, वही है ना सर कंप्लाइंट वो तो 125 में 124 में यही भाई 123 में तो है 122 में भी
पति के भाई। हस्बैंड 123 में राज्य के कल्याणकारी कार्य हाँ। और 124 में प्रशासकीय कार्य, जो कि किसी भी सरकारी महकमे में अधिकारी के द्वारा दी गई है ना, आया याद? हाँ सर। तो 123 और 124 में किसी भी सरकार के द्वारा, लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किए गए काम को समन्वित किया जाएगा। और 124 में किसी प्रशासनिक कार्य जब तक, उसमें क्या लिख रखा है, जब तक कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने अपनी तरफ से उसको सहमति सहमति नहीं देती है ना, तो ऐसे आदमियों को अपन संबंध नहीं भेजा जा सकता। फिर लिखा डाक प्राधिकारी और इनके पत्र का अभिरक्षा में हम लोग संबंध नहीं दे सकते कि साहब आप पेश करो। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने कोई लेटर लिखा और वो लेटर लिख के डाक में डाल दिया, और पोस्ट ऑफिस क्या कहेगा कि साहब अभी हमारे पास में इसकी कस्टडी है, और कस्टडी का मतलब ये है कि उस आदमी ने प्रॉपर्टी हमें ट्रस्ट कर दी, अब ये हमारी लायबिलिटी है कि इस प्रॉपर्टी को तब तक हम मेंटेन रखेंगे जब तक कि हम इसको डिलीवर नहीं करते। राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का हनन कर देगा साहब आपका। तो फिर किसी भी डाक, तार, पोस्ट में की गई चीजों को ये वाले सेक्शन लागू नहीं होंगे। पर फिर भी क्या होता है, कई बार इस तरह की बात होती है कि साहब हमें इस तरह की चीजों का जरूरत पड़ती है, तो फिर ऐसा पुलिस ऑफिसर और ऐसा मजिस्ट्रेट उसको पेश करने का आदेश तो नहीं देगा। क्या कह सकता है, चेक करना। रुको, आप उस कागज को अपने पास में रोक कर रखोगे, कब तक, जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपका आदेश नहीं ले आते कि साहब आप इसको, इस कागज को हमारे पास में पेश करो। तो ये वाली बात कहाँ लिख रखी है, सेक्शन नंबर 92, पत्रों और तारों के संबंध प्रक्रिया। पढ़ो जरा नानी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय की राय में, देखो 4 बातें लिखी है, जो कि चारों चीजें अपने आप में सुपीरियर अथॉरिटी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, हाँ, की राय में किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज इस संहिता के अधीन किसी अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वो मजिस्ट्रेट या न्यायालय यथा स्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि दस्तावेज, पार्सल या चीज का परिवहन उस व्यक्ति को जिसका वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्देश दे कर दिया जाए। ठीक है। किसके आदेश लेकर आएंगे, डीएम, डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के साहब ये आदमी को इसको दे दो। नेक्स्ट, यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, चाहे वह कार्यपालक हो या न्यायिक, या किसी पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक की राय में ऐसी कोई दस्तावेज, पार्सल या चीज ऐसे किसी प्रयोजन के लिए चाहिए, तो वह यथा स्थिति डाक या तार प्राधिकारी से अपेक्षा कर सकता है कि वह ऐसे दस्तावेज, पार्सल के लिए तलाशी कराए और उसे उपधारा 1 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के आदेश मिलने तक निरुद्ध करे। निरुद्ध रखे मतलब रोक कर रखे। कब तक के लिए रोक कर रखना है या डिटेन करके रखना है, जब तक कि हम आदेश नहीं ले आते, और उन्होंने जैसे आदेश दिए तो फिर बाद में आप हमको ये कागज दे दीजिए। हो गया सेक्शन नंबर 91 और 92। क्या क्या याद किया 91 और 92? नंबर 1, 91 किसके बारे में है, चीजों या दस्तावेजों को पेश करने के लिए कौन दे रहा है ऐसा आदेश, न्यायालय या पुलिस अधिकारी। न्यायालय या पुलिस अधिकारी कौन कौन सी प्रक्रिया के तहत ऐसा मामला सोचे जब ऐसा आदेश दिया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में क्या है, अपील हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड इन सभी के दरमियान कौन कौन सी चीजों पर ये वाला सेक्शन लागू नहीं होगा, 123, 124 इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर एक्ट, क्या है सेक्शन बैंकर का, बैंकर वही साक्ष्य अधिनियम 1891 के प्रभाव पर प्रभाव नहीं डालेगी। और नंबर दूसरा किस पर प्रभाव नहीं डालेगी, तार का मतलब टेलीग्राम है ना। अब तो टेलीग्राम का स्टेटस खत्म हो गया, पहले एक टेलीग्राम नाम की भी चीज होती थी, पोस्ट ऑफिसर वगैरह पे लागू नहीं होगी। 92 टेलीग्राम की बात कर रहे हो क्या? तो आप मोबाइल ये वाले चलो। और 92 ने फिर क्या कहा कि यदि आप, अच्छा 92 के आदेश से सेक्शन नंबर 123 और 124 के भी इंडियन एविडेंस पे दी गई बात को भी ले लो नहीं ले सकते, क्योंकि वो क्या है, जिसको हमने कहा था प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस कह दो, शासकीय सूचना। एक हमने क्या कहा था उसको, एक और कॉन्फिडेंशियल मैसेजेज है जिसको हम किसी भी आदमी को हाँ खोलो जाए दरवाजा। नंबर 93
तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था नगमा? 91 और 92? मतलब क्या जारी किया जा रहा था? दस्तावेजों का दस्तावेज जारी कर रहे थे। कौन सा दस्तावेज जारी कर रहे थे? जो एविडेंस है, डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं न्यायालय के समक्ष। हमें कह रहे थे समन भेज रहे थे कि साहब आप पेश करो। हाँ, और 93 में क्या भेज रहे हैं? पढ़ो जरा। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है? एक, जहाँ किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के अधीन समन या आदेश और धारा 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा या हो सकता है कि पेश ना करे, अथवा जहाँ ऐसी चीज या दस्तावेज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसके कब्जे में है, अथवा जहाँ न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से ही होगी। एक काम याद रखना, 93 जो सेक्शन है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। तो क्या क्या कारण लिखे कि साहब सेक्शन नंबर 91 और सेक्शन नंबर 92 के फर्स्ट में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग से कोर्ट को लगता है कि इसके बावजूद उसके पास है वो पेश नहीं करेगा। एक बात ये हो गई। दूसरा, कोर्ट को पता ही नहीं है कि साहब किसके पास में है तो भी तलाशी वारंट। 3, न्यायालय समझता है कि साहब जांच या विचारण में किसी भी प्रयोजन के लिए उसकी तलाशी जरूरी है। नेक्स्ट, वहाँ वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वहाँ वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान और उसके किसी भाग को भी निर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा तथा वह जिसको ऐसा वारंट के निष्पादन का भार सौंपा जाता है। 1 मिनट, क्या लिखा कि साहब एक कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर एक स्टोरेज रूम है तो केवल और केवल उस स्टोरेज रूम की ही तलाशी लिए जाने का बात कर सकता है, पूरे के पूरे कॉलेज के नहीं। और फिर जब कहा गया कि इस ऑफिस में केवल और केवल उसका करना है तो फिर तलाशी किसकी होगी? एक होटल है जिसमें तलाशी लेने की बात कही रूम नंबर 103 की, तो फिर किसकी होगी? क्या पूरे होटल की? नेक्स्ट, सबसेक्शन 3, इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। किसके लिए कहा नालिनीस ने? डाक और ना अगर तार में अगर आपको तलाशी वारंट भेजना है हाँ, के लिए तो आप डीएम या फिर सीजीएम की परमिशन से ही होगा, उसके अलावा अन्य मजिस्ट्रेट आपके लिए नहीं होगा। जबकि हम सेक्शन नंबर 93 पढ़ रहे हैं, न्यायालय की राय में ऐसा करना ठीक है। और सेक्शन नंबर 93 के सबसेक्शन 3 ने क्या कहा कि अब ऐसा नहीं होगा क्या कि आपने तलाशी वारंट भेज दिया किसको? डाक, पार्सल वगैरह के आदमी को, क्योंकि न्यायालय में सभी न्यायालय शामिल है। तो यदि आपको उनको भेजना है तो फिर कौन से कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा? या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सीजीएम। नेक्स्ट, उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह। 94 93 से बिल्कुल अलग है। 93 पूरा खत्म हो चुका है। 93 का क्वेश्चन क्या था? एक कब जारी किया जाएगा कि जब लगे 91 के 92 के प्रोविजन फर्स्ट में लिखे। नेक्स्ट, यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात जैसा वह आशय समझे या विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप या विक्रय के लिए या किसी ऐसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है निक्षेप, विक्रय या उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में निक्षिप्त है तो वह कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकता है कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसी आवश्यक हो प्रवेश करे। नंबर 1, एंटर किए जाने का। वारंट में विनिर्दिष्ट रीति से उसकी तलाशी ले। नंबर 2, तलाशी ले। वहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु को जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उचित संदेह है कब्जे में ले। 3, कब्जे में ले। ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास ले जाए या अपराधी को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने तक उसको उसी स्थान पर पहरे में रखे, अन्यथा उसे किसी सुरक्षित स्थान में रखे। 4 बातों को ध्यान रखना है: प्रवेश करना, तलाशी लेना, कब्जे में लेना और सुरक्षित स्थान पर लाना। ऐसे स्थान में पाए गए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अभिरक्षा में ले और मजिस्ट्रेट के समक्ष लेके जाए।
जिसके बारे में यह प्रतीत हो कि वह किसी ऐसी संपत्ति या वस्तु के निक्षेप, विक्रय, उत्पादन में यह जानते हुए या संदेह करने का उचित कारण रखते हुए संसर्गी रहा है कि यथास्थिति वह चुराई हुई संपत्ति है या आपत्तिजनक वस्तु है जिसको यह धारा लागू होती है। ठीक है, आपत्तिजनक वस्तुएं कौन कौन सी है? इतला मिलने पर ही करेगा या सुबह मोटर से भी कर सकता है सर? मतलब क्या? ये मतलब तलाशी वारंट किसी स्थान का, इसमें लिखा ना कि इतला मिलने पर और पर ऐसी ये जांच जांच के पश्चात। पड़ताल जैसे आवश्यक समझे। तो मतलब सुबह मोटर में भी ऐसा वारंट जारी कर सकता है फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट। अच्छा, सुओ मोटो जब बना, यदि कोई भी मैजिस्ट्रेट करता है तो किस स्थिति के लिए करेगा? कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है वो। क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है? क्या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है? ले सकता है। क्या लेता है? लेता नहीं। राजस्थान में सुओ मोटो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब रही आपकी इसकी बात कि साहब कोर्ट 2510 क्या कह रहे हो? कोई प्रोविजन है क्या सर? जैसे इसमें 50,000 कर रखा है, उसका तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ये कह रहा है कि ना क्या कि कोई प्रोविजन दे रखा है क्या कि सुओ मोटो नहीं लेते हैं? उसकी मर्जी होगी, नहीं लेना होगा। जो जो नहीं नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि क्या लेता है या नहीं। लेना मना है क्या? लेना मना तो मना नहीं नहीं है सर, वो लेता नहीं। भाई। सेम उसी तरह से जैसे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो दिया हुआ है, पर प्रोविजन तो नहीं है यहाँ पर कि कहना नहीं होगा। नहीं होगा। खुद विचार करना। कि कर ले खुद ही संज्ञान। मतलब कोर्ट को लगता है कि भाई ये ऐसा है मामला, तो भाई संज्ञान लेते हैं। संज्ञान लेकर क्या करेगा? संज्ञान सच वारंट का दे सकता है, किसी भी चीज का वो दे सकता है। आपकी बात क्या लिख रखा है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम पद मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर या ऐसी जांच के पश्चात जिससे कि वह आवश्यक समझे कि विश्वास करने का कारण है कि कोई स्थान पर चुराई हुई संपत्ति है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का मतलब वो अखबार की भी हो सकती है, किसी भी बात की भी हो सकती है, तब भी किया जा सकता है। तो सुओ मोटो का मतलब अपन बेसिक समझे तो क्या ऑटोमेटिक किसी ना किसी तो आधार पर नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब कि केवल जांच विचारण और इन्वेस्टिगेशन जांच और विचारण में ही करना ऑब्जेक्ट भी किया जा सकता है। चलो हम पढ़ रहे थे आपत्तिजनक वस्तुएं। क्या क्या है आपत्तिजनक वस्तुएं? सूत्रकृत सिक्का, धातु, टोकन अधिनियम 1889 के उल्लंघन में बनाए गए अथवा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के अधीन तत्समय प्रवर्त किसी अधिसूचना उल्लंघन में भारत में लाए गए धातु खंड, कूटकृत करेंसी, दस्तावेज, नकली मुद्राएं, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 में अश्लील वस्तुएं हमने पढ़ा था, 292, 293। और खंड कैश में उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोई भी उपकरण या सामग्री। ये कुट कुट कोइन क्या है? इंग्लिश का लिख रखा है, देखो तो बेटा। काउंटरफिट कोइन। क्या होता है काउंटरफिट? वो तो पूछा आपसे, क्या होता है काउंटरफिट? मैच क्या होता है? काउंटरफिट या कूटकृत किसको कहते हैं? जो जाली बनाए गए उसी सिक्का जो कि ओरिजिनल सिक्का था उसको देखकर नकल किया करके बनाया गया सिक्का। काउंटरफिट हो गया, ठीक है। सेक्शन नंबर 93, 94 क्या है? तलाशी वारंट, सर्च वारंट। 93 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, 94 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है। 95 और 96 दो आपस में इंटरलिंक सेक्शन है। 95 क्या अपने 95 में भी अपन केवल एक बात याद रखेंगे क्या कि कुछ प्रकाशनों के संप्रत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि किसी समाचार या पुस्तक में या किसी भी दस्तावेज में इन तरह की कोई बातें हैं। किस किस तरह की बातें हैं? या तो 124A जिसको हमने क्या कहा? सेडिशन, राजद्रोह है। 153A, 153B जो क्या कहता है? एक 153B क्या कहा था? 153A सियासतुद्दीन ओवैसी या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। समुदाय विशेष के प्रति यदि कोई भाषण दे रहे हैं या फिर किसी धर्म में किसी देश की अखंडता के बारे
उसको खंड खंड किए जाने के बारे में कोई भाषण दिया जा रहा है। 292 और 293 अश्लील वस्तु होगी। 295A 295A क्या है? बताओ कौन बता सकता है? 295 है। सेम प्रोविजन सीआरपीसी में भी, सॉरी वो 195 है। ये शायद न्यायालय से रिलेटेड है कुछ कोर्ट का। 295 295 आईपीसी ड्रेस ड्राइविंग, ड्रेस ड्राइविंग। अरे वो है ना 297 का क्या है? शव को विचित करना। 295A ऐसी कोई बात करना, इंटेंशन करना जिससे कि किसी धर्म विशेष की बात आहत हो, है ना? ऐसी कोई बात है तो क्यों, तो राज्य सरकार कोई पुलिस अधिकारी उसे अभिकृत कर सकता है। कोई मैजिस्ट्रेट उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे परिसर में जहां किसी अंक की कोई भी प्रति, पुस्तक या अन्य दस्तावेज है संदेह है प्रवेश करने और उसके लिए तलाशी लेने के लिए वारंट के द्वारा प्राधिकृत कर सकता है। राज्य सरकार को प्रतीत होता है क्या कि साहब कोई भी समाचार में या फिर किसी भी किताब में, दस्तावेज में क्या क्या किया जा रहा है, राष्ट्रद्रोह से संबंधित बातें, धर्म विशेष के बारे में बातें हैं, अपॉइंट किया जा सकता है। वो पूरे देश में कहीं भी इस तरह की चीजों को तलाशी कर सकता है, प्राधिकृत कर सकता है। सबसेक्शन नंबर 3, इस धारा के अधीन पारित किसी भी आदेश या की गई कोई किसी कार्यवाही को किसी न्यायालय में धारा 96 के उपबंधों के अनुसार ही प्रश्नोत्तर किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यदि कोई आदमी कह रहा है कि सर इसके अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं, पर उसके बावजूद भी आप मेरे अखबार, मैगजीन, किताबें, पुस्तक को आप अभिकृत कर रहे हैं, तो ऐसा विक्टिम आदमी ऐसे सीज किए जाने के प्रोविजंस को जवाब मतलब सवाल कहाँ करेगा? हाईकोर्ट में। सेक्शन नंबर 96, संप्रकरण की घोषणा को अपास करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। याद रखना, ना तो ये रिट है, ना वाद है, ना एप्लीकेशन है, नहीं क्या है? एप्लीकेशन है। किसी समाचार पत्र को संप्रेषण करने की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के अंदर उस घोषणा को इस आधार पर अपास करवाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ऐसी डिक्लेरेशन किए जाने के 2 महीने के भीतर भीतर। और फिर ऐसा एप्लीकेशन कितने न्यायालय के, कितने जजे की बेंच के द्वारा सुना जाएगा? नलिनी 3 न्यायाधीश से बनी विशेष न्यायपीठ के द्वारा सुना जाएगा। और सबसेक्शन नंबर 5, मेजोरिटी, मतभेद हो तो मेजोरिटी। सेक्शन नंबर 97 और 98, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। और सेक्शन नंबर 98, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति किनकी है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या लोअर जुडिशरी मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तक की। क्या कर सकते हैं? किसी भी आदमी को इलीगल तरीके से डिटेन करके लेके गए तो या तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम हाईकोर्ट में जाके रिट पिटिशन करें, जिस रिट पिटिशन का नाम है हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें न्यायालय क्या कह रहा है? किसी भी आदमी को जिसको डिटेन किया गया है प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने उपस्थित करो, जिसमें उसकी बंद किए जाने के आधारों की लीगलिटी को हम चेक कर सकें। यदि आधार गलत है तो फिर उसको फ्री करेंगे और नहीं है तो फिर उसको किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 97 और 98 एक अंतर ये है, 97 सभी पर लागू है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है कोई भी है, और 98 ओनली फॉर महिलाओं के। 98 में जो हलफनामा जो एफिडेविट कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है वो क्या है? शपथ पर है। और सेक्शन नंबर 97 में शपथ पर नहीं है। सेक्शन नंबर 98 में लिखा हुआ है कि ऐसी किसी महिला को डिटेन किया गया है तो फिर क्या किया जाएगा? माता पिता, महिला या फिर किसी उस लड़की को क्या करे? उसके माता पिता या उसके संरक्षक को दे दी जाए। जबकि 97 का क्या रिजल्ट है? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, अब वो कहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पढ़ो जरा दीपक 97। सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण है कौन कौन है?
डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में कौन? कोई व्यक्ति, गोला कर दो उसको, कोई व्यक्ति को। परिस्थितियों में परिरोध है जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है। देखो, अपराध की कोटि में कब आता है? मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं और कोर्ट ने कस्टडी दे रखी है उसकी माता को कि साहब आपके पास में कस्टडी देगी बच्चे की, ठीक है ना। हस्बैंड या हस्बैंड के परिवार वाले को या तो उस बच्चे को उठाकर क्या हो गया है, हालांकि वो पिता है पर फिर भी अपराध इसकी सहमति के बिना लेकर जाना अपराध की वो उसमें आ रहा है, ठीक है। तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तदनुसार ली जाएगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाए तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा और ऐसा आदेश करेगा जैसा उस मामले की परिस्थिति में उचित प्रतीत हो। तो 97 में किसको तलाश किए जाने की बात है? किसी भी व्यक्ति को, और यदि ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो उसको किसके सामने लाया जा रहा है? मजिस्ट्रेट के सामने। नगमा सेक्शन 98 पढ़ो। किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहरण किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का शपथ पर परिवार किए जाने की। देखो, परिवार है किस पर? शपथ पर। कैसी स्थिति में? किसी स्त्री को विधि विरुद्ध रूप से रखा गया है, जैसे हस्बैंड वाइफ रह रहे थे और पिता अपनी उसकी वाइफ को बेमतलब से पीर लेकर चले गए कि साहब चलो। दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ये आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। तुरंत प्रभाव से स्वतंत्र किया जाए। कौन है? डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। वह बालिका, उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भाषाधक है तुरंत वापस कर दी जाए। 97 में क्या कहा? ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो हमारे पास से प्रोड्यूस करो। 98 में क्या कहा? ऐसी स्त्री यदि मिल जाती है तो उसके विधि पूर्ण भाषा तक जो है उसको तुरंत वापस करो। तुरंत वापस कर जाए। ऐसे आदेश की अनुपालना ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो करा सकते हैं। आगे चल रहे हैं सेक्शन नंबर 100। बंद स्थान के भाषाधर व्यक्ति की तलाशी लेने देंगे। सेक्शन नंबर 100 के दो सेक्शंस, एक सेक्शन नंबर 3 और एक सेक्शन नंबर 4 को राइट क्लिक कर लेना, घर जाके इसको जरूर देखना है। सेक्शन नंबर 103, मैजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने के निर्देश दे सकता है। ये सेक्शन रिलेटेड है सेक्शन नंबर 310 से, 103 310 से। ऐसा करके आज की पढ़ाई को हम यहीं विराम देते हैं।